नमस्कार छात्रों, आज हम श्रम साधना कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार श्री कृष्णदास जाजू है और हम श्रम साधना इस पाठ का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। पहले दो भागों में हमने देखा है कि श्रम साधना जो है वो लोग पसंद नहीं करते। मतलब क्या है कि जो शारीरिक श्रम है वो किसी को भी पसंद नहीं है। अगर किसी के पास थोड़ी बहुत संपत्ति आ जाती है तो वो क्या करते हैं, श्रम करना नापसंद करते हैं। अर्थात वो नौकर वगैरह रख लेते हैं या फिर उनको शरीर श्रम करने की आदत भी नहीं है। लेखक का कहना है कि शरीर श्रम करने वालों को इतना सम्मान नहीं है जितना बौद्धिक श्रम करने वालों को है। और लेखक का ये भी कहना है कि हमें उनको सम्मान दिलाने के लिए जो संपत्ति वाले जो लोग हैं, जो धनी वर्ग है, उन्होंने कुछ न कुछ तो दान देना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया है भूदान यज्ञ का, कि जैसे कि भूदान आंदोलन शुरू था या फिर भूदान आंदोलन यज्ञ हुआ था, वैसे ही जिनके पास अपनी मात्रा से अधिक है, आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, उन्होंने अपनी संपत्ति का दान करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि गांधी जी ने ये कहा था कि हर व्यक्ति को 4 घंटे बौद्धिक श्रम और 4 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए। और 4 घंटे के शारीरिक श्रम से जितना भी उनको मिलता है पैसा, तो वो आजीविका के लिए आवश्यक है, उतना पूरा हो जाता है। आगे देखेंगे हम। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। और अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि उत्पादन प्रेरणा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देना होगा। कि स्वार्थ मतलब अगर उन्होंने पहले ही कहा है कि अर्थशास्त्री ने कि कोई भी चीज़ क्या हो जाए, उसकी खरीदारी हम अगर उसे बेचते हैं तो महंगे से महंगे बेचे और ख़रीदे कैसे, सस्ते से सस्ते खरीदे। अगर हम व्यापार करते हैं तो वो चीज़ हमें महंगी बनाकर बेचनी है। और यहाँ तो उन्होंने बताया है कि स्वार्थ के लिए अवसर देना पड़ेगा, तभी संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी और बचत भी होगी। अगर संपत्ति बढ़ती है तो उसका महत्व भी कम होता है। और अगर हम संपत्ति का उपयोग कम करते हैं, पैसों का उपयोग कम करते हैं, तो क्या होता है, बचत अपने आप हो जाती है। अनुभव बताता है कि पूंजी, गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी है। और अनुभव ये बताता है कि जो पूंजी होती है हमारे पास, जैसे कि हमने धन इकट्ठा किया है, वो गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकती। कि मेरे पास 2 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो बेकार लोग हैं उनको हम ये वो पैसे दे दे या फिर वो काम आए, वो भी खर्च हो जाते हैं। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि। और नैतिक दृष्टि से अगर हम आदर्शों के बारे में विचार करेंगे तो स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। कभी भी स्वार्थ वृत्ति अच्छी नहीं है। और बहुत करके स्वार्थ का विरुद्धार्थ क्या होता है, उसका होता है परार्थ। स्वार्थ मतलब केवल स्वयं के लिए सोचना, खुद के लिए सोचना, और परार्थ मतलब दूसरों के बारे में भी सोचना, सबको साथ में लेकर चलना। और फिर उसमें क्या होगा, परार्थ की हानि होगी। हम सबके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, केवल खुद के लिए सोचेंगे और खुद स्वार्थी बनेंगे। उसी में से स्पर्धा बढ़ती है जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग ही लाभ उठा सकते हैं। और उससे क्या होता है, स्पर्धा, कंपटीशन बढ़ती है और जिसका फलस्वरूप क्या होता है, कुछ लोग ही फायदा उठाते हैं, सभी लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते। बहुसंख्यकों को तो हानि ही पहुंचती है। मानवीचित सहयोग की जगह जंगल का कानून या मत्स्य न्याय चलता है। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। और बहुसंख्यकों को हानि पहुंचती है मतलब लाभ उठाने वाले बहुत होते हैं और लाभ
जिनको दिया जाता है वो कम होते हैं। मतलब लाभ सभी पाना चाहते हैं, जैसे 100 व्यक्ति है और 100 क्या चाहते हैं कि उसे हमें फ़ायदा हो, लाभ उठाए, लेकिन 100 लोगों को तो वो फ़ायदा नहीं दे सकते, केवल 10 लोगों को दे सकते हैं। तो जो बाकी 90 मतलब जो 90 लोग हैं वो उनको हानि पहुंचती है। या फिर अगर अल्पसंख्यक है, केवल 10 ही है और 10 को मिल जाता है तो वहाँ इतनी हानि नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें सोचना है कि हमारे समाज का कल्याण किस वृत्ति में है, स्वार्थ वृत्ति में है या परार्थ वृत्ति में है। परार्थ वृत्ति में ही है। अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हो तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है। अगर समाज में स्वार्थी वृत्ति की के ही लोग अगर हम देखते हैं, बहुत सभी अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो बाकी लोगों का कल्याण हो ही नहीं सकता। समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है, और समाज तो परोपकार वृत्ति को ही का ही बल मतलब उसके ही आधार पर ऊंचा उठता है, उसकी उन्नति होती है। और संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। अगर हमें हमारी प्रॉपर्टी बढ़ानी है फिर हम स्वार्थ ही करेंगे तो वो कभी भी अच्छा साबित नहीं होगा, उसमें बहुत सारे दोष होंगे, वो बुरा होगा, गलत होगा। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठी हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी अर्थात वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले। और इस संबंधी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने देश के अमेरिका का उदाहरण देते हैं कि अमेरिका में क्या है, जिनके पास संपत्ति ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है वो क्या करते हैं, लोगों को वो उसका फ़ायदा देते हैं। तो एक कल्याणकारी राज्य का एक स्थापना होती है। फिर उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी मतलब वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है कि कल्याणकारी राज्य का अर्थ यही समझा गया है कि दुर्बल मतलब जो सबल नहीं है, जो गरीब है, जो दीन है, तो राष्ट्रसत्ता द्वारा उनको मदद मिले। मतलब उनकी संपत्ति, जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है उसका फ़ायदा दुर्बल को हो। अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। अर्थात जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा कर मतलब टैक्स लेकर उसका फ़ायदा किसे हो जाए, गरीब लोगों को। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है। प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी न किसी प्रकार उसे पराधीन रहना होगा। और भारत जैसे हमारे देश में ये सब हो सकता है कि अमीर से ज़्यादा टैक्स ले और गरीब से ना ही ले, और अमीरों का जो टैक्स है वो क्या हो जाए, अमीर लोगों से वसूला गया टैक्स गरीब लोगों के फ़ायदे में आए। ये हमारे भारत में हो सकता है, तो ये होना संभव है। हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं कह सकता। जो हमारी बेसिक नीड्स है वो अगर हम पूरी ही नहीं करते तो मनुष्य स्वतंत्र ऐसे हम कैसे कहेंगे। वो किसी न किसी प्रकार पराधीन मतलब दूसरों पर डिपेंड ही रहेगा, दूसरों पर अवलंबित ही रहेगा। तो अगर मेरे पास अन्न है, वस्त्र और निवारा नहीं है, तो मुझे किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो जब तक जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं होती तब तक हमें किसी न किसी पर अवलंबित रहना पड़ता है, और फिर हम पराधीन हो जाते हैं। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते वरन उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। और हमारी विचारधारा में, हमारी सोच में बहुत बड़ा दोष है कि हम शरीर श्रम करना ही नहीं चाहते, शारीरिक श्रम को हम अच्छा नहीं समझते और उसे हीन मतलब एकदम निकृष्ट दर्जे से देखते हैं।
जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज में हीन दर्जे का मानते हैं, और जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं जैसे कि साफ सफाई कर्मचारी हो या फिर घर के नौकर हो, उनको किस दर्जे से समझा जाता है? बहुत निचले हीन दर्जे का माना जाता है। अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरों द्वारा अपना काम चला लेता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। और अमीर लोग क्या करते हैं? पैसे देकर नौकर रखवाते हैं, वो शरीर श्रम करते ही नहीं है। और गरीब बेचारे भूख की लाचारी से अपनी आवश्यकताओं के कारण वो श्रम करते हैं। हमें यह वृत्ति बदलनी चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। और हमें ये जो वृत्ति है, हमारा जो विचार है, वो बदलना चाहिए। कभी भी सोच को बदलना चाहिए कि जो अच्छी सोच है उसे ही अपनाना चाहिए। तो शरीर श्रम केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मिलेगा, कि केवल हम क्या कहते हैं कि शरीर श्रम हमने स्थापित किया है और हमें समाधान मिला है, लेकिन उसके लिए हमें खुद भी शरीर श्रम करना पड़ेगा। तो हमारे दिल में प्रीति मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। शरीर श्रम को हमें हीन नहीं समझना चाहिए। आज श्रमिक भी कर्तव्यपरायण नहीं रहा है। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसी के हाथ में है। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। जैसे कि अभी लेखक ने बताया है कि नौकर अगर अमीर लोगों के यहाँ काम करते हैं तो वो भी उनकी एक आवश्यकता होती है, वो किसके लिए? लाचारी से करते हैं, भूख की लाचारी से। लेकिन वो भी अगर वो मिट जाती है, अपनी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो वो भी शरीर श्रम करना पसंद नहीं करेंगे। मतलब किसी को भी शरीर श्रम करना पसंद नहीं है। अगर करते भी है तो वो पूरी ईमानदारी से नहीं करते, पूरी कर्तव्य निष्ठा से नहीं करते, जैसा तैसा करते हैं। और फिर शरीर श्रम करने वाले लोग ऐसे ही काम करते हैं, फिर उनके नाम पर धब्बा पड़ जाता है। अगर श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है तो उसका सही मूल्य कौन जानेगा? श्रमिक। श्रमिक मतलब कौन? जो श्रम करता है वही जानेगा। अगर वो अच्छा काम करता है तो देश में आर्थिक क्रांति होगी। गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया। और गांधी जी ने श्रम की प्रतिष्ठा, उसे सम्मान देना चाहा और उससे एक रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम दिया, लोगों में उसमें जागृति हो। जैसे कि संत गाडगे महाराज, वो स्वयं काम करते थे, स्वयं झाड़ू लगाते थे, समाज के लिए वो उपयोगी होता था। उन्होंने उसे कभी भी शर्म नहीं माना, उसे हीन नहीं माना। उन्होंने भी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, वैसे गांधी जी ने भी की। उनकी मान्यता के अनुसार हर एक को नित्य उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया। और उनके अनुसार क्या है? हर नित्य उत्पादन करने के लिए हम जितना हमें आवश्यकता है, जितना हमें चाहिए, जितनी हमारी आजीविका है आज के लिए, उतना हमें शारीरिक श्रम करना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया? शरीर श्रम की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए सब कार्य किए। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। और कुछ समय बाद विश्व में क्या हुआ है? दया, जिसके दूसरों के प्रति प्रेम, ममता, उसकी जगह क्या हुआ है? समता, एक समान भाव हो, ऐसा विचार आया है। यह विषमता कैसे दूर हो? कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें अनेक बुराइयां निकली जो अब तक दूर नहीं हो सकी। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है। विषमता दूर करने में कभी कभी हिंसा का भी अवलंबन हुआ है, बुराइयाँ निकली गई, और कानून का भी, लॉज के भी उन्होंने मदद ली है। परंतु कानून से मानवोचित गुणों का, सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। वो तो एक कायदा होता है, लॉ होता है, वो अपने अंदर के जो गुण है, सद्भावना है, उसका विकास नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है? रूल बताता है। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। महात्मा जी ने हमें क्या किया है? अहिंसा की विचारधारा दी है। और
उसका अवलंबन हम कर चुके हैं और उसका प्रभाव भी हमने देखा है। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग में से हल हो सकना संभव है। इससे धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें। और लेखक का कहना है कि जो भी काम हिंसा से हो रहे हैं, जो भी काम मारपीट से हो रहे हैं, वो क्या करने चाहिए, हमें अहिंसा से सुलझाने चाहिए। और गांधी जी ने हमें अहिंसा का मंत्र बताया है और उसका अवलंबन करने के लिए भी बताया है। अहिंसा का प्रयोग करके ही हमें स्वतंत्रता मिली है, तो क्यों न हम अहिंसा का प्रयोग करके ही हमारी सामाजिक समता का प्रश्न भी हल कर सकेंगे, ऐसी हम श्रद्धा करते हैं, मतलब ऐसा हम विश्वास रखते हैं। तो लेखक का कहना है कि धनिकों से भी मतलब अमीर लोगों से भी क्या होना चाहिए, पूरा सहयोग मिलना चाहिए। लेखक का कहना है कि जो आर्थिक विषमता है उसकी दरी कहीं ना कहीं तो मिटनी चाहिए। हमारी धार्मिक विषमता तो मिट रही है, लेकिन आर्थिक विषमता अभी भी नहीं मिट रही है। तो इसी प्रकार लेखक ने इस पाठ में श्रम साधना का महत्व बताया है और श्रम साधना का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा है कि हमें श्रम की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसे हीन नहीं बल्कि एक उच्च दर्जे का मानना चाहिए, कभी भी उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे हम काम करते हैं तो हम कुछ अलग ही करें, ऐसे नहीं। सब काम की शुरुआत, सब श्रम करने की शुरुआत हमारे ही से हो, ऐसे लेखक का कहना है। अगर हर कोई ऐसे शारीरिक श्रम को एक नया दर्जा देगा तो हमारे भारत की आर्थिक क्रांति होगी, आर्थिक विकास होगा। तो इसी प्रकार आज हमने श्रम साधना इस पाठ का तीसरा और अंतिम भाग देखा है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे और नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।